देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की है, वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर की सुरक्षा को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली में संघ मुख्यालय की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ के हाथों में होगा। दिल्ली में संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है और सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। आईबी रिपोर्ट के आधार पर यह बदलाव किया गया है। 70 कमांडोज आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा करेंगे। गृह मंत्रालय के हवाले से यह खबर आ रही है, कई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई है। कई कमांडोज आईबी की रिपोर्ट के आधार पर अब सीआईएसएफ के लोग मिलकर संघ मुख्यालय की सुरक्षा करेंगे। तो ये सुरक्षा में इजाफा है, इसी मद्देनजर हमने आपको ये पूरी जानकारी दी। अब बात करते हैं उस विषय पर जो आज हल्ला बोल में हम डिबेट करने वाले हैं। बीजेपी का स्टिंग हथियार, शराब पर आर पार, शराब घोटाले की लड़ाई अब स्टिंग ऑपरेशन वाली सियासत तक पहुंच गई है। बीजेपी ने आज स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और दावा किया कि उसमें दिखाई दे रहा शख्स उस शराब कारोबारी का पिता है जिसे दिल्ली में ठेका मिला था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब नीति लागू करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कमीशन खाई। उधर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे कई स्टिंग उनके पास है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को हथियार बनाकर बीजेपी पर वार किया। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। घर पे कुछ नहीं मिला, मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे। शराब में स्टिंग का कॉकटेल मिल चुका है। शराब के घोटाले वाले मदिरालय में अब हो गई है एंट्री स्टिंग की। पहले आपने बीजेपी के खिलाफ किया था स्टिंग, अब बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी फंस जाएगी स्टिंग के चक्रव्यूह में। बीजेपी का दावा है कि खुफिया कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कुलविंदर मारवा है। बीजेपी के मुताबिक कुलविंदर मारवा महादेव लीकर के सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा को सीबीआई ने एफआईआर में आरोपी बनाया है। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड है सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या है? पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए, उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, एक का 2 करिए, एक फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक शख्स ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमसे 253 करोड़ लेकर इजाजत दी गई कि जितनी मर्जी दुकानें खोलो। वीडियो में वो शख्स ये भी कहता है कि कई लोगों से 500 करोड़ भी लिए गए। 253 करोड़ ले लिया। ठीक, जाओ जितने मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा। 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे। अच्छा, साल दा 253 नहीं, ਇਹ ਤਾਂ मिनिमम साडा है, बाकी 500 करोड़ लिया, साडा तो सब तो घाटा का। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती हैं वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं, हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब। वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब माफिया से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सीधा कमीशन कमाया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद पीसी कर कहा कि मेरे पास भी ऐसे कई स्टिंग हैं। तुसी तो विचोलिया ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। सर ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? और साडा जब सैटल होगी 6% जो
कि जो चीज आएगा तो ले जाएंगे। तो किसी ने 6% आसान कम ना समझो। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप मुझको भी चलाना। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला कर रही है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जुबान बंद है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है कि जिसकी गूंज आज पूरे देश में है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में इतना अरविंद केजरीवाल डूब चुके हैं कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में, अब कई औरों की तैयारी जेल जाने की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सीबीआई के हथियार से घेरने की कोशिश की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 दिन पहले जांच एजेंसी के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार की खुदकुशी का मसला उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में जान दी। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई के अधिकारी पर झूठ बनाने का दबाव डाला जा रहा था। अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों? आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे? मनीष सिसोदिया के आरोपों पर सीबीआई ने जवाब दिया। जांच एजेंसी की ओर से बयान जारी किया गया कि जिस अधिकारी की बात मनीष सिसोदिया ने की है, उनका शराब घोटाले की जांच से कोई लेना देना नहीं था। वो डिप्टी लीगल एडवाइजर थे और उन मामलों को सुपरवाइज कर रहे थे जिनमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दिल्ली की सियासत लगातार तेज होती जा रही है और उसमें हर रोज नए नए मोड़ भी आ रहे हैं। दोनों ओर से नए नए आरोप लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई कहां खत्म होगी। हिमांशु मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। स्टिंग वाली सियासत के बाद अब कानूनी नोटिस का भी पेच आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, दिल्ली के एलजी ने उपराज्यपाल ने नोटिस भेजा है। आपके नेताओं को ये नोटिस उन्होंने भेजा है। संजय सिंह, आतिशी, दुर्गेश पाठक को ये कानूनी नोटिस भेजा है और अपनी उन्होंने छवि उनकी खराब करने के मुद्दे पर यह कहा है और ये नोटिस भेजा है। दरअसल सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह को भी नोटिस गया है। इन सभी ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। केवीआईसी में रहते हुए एक घोटाले का आरोप उन पर लगा था, छवि खराब किया, फेक न्यूज चैनलों पर फैलाया। इसी की वजह से अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने संजय सिंह, आतिशी, दुर्गेश पाठक, जैस्मिन शाह, सौरभ भारद्वाज सबको कानूनी नोटिस भेज दिया है। अब वापस आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं जिसका आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। अकील खान साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहां जुड़ गए हैं। सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके साथ अकील जी जल्दी से शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो सनी मारवा है, सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा, ये तो खैर सामने दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं,
हाँ, उनके फादर हैं वो आरोपी नंबर 13 आरोपी हैं, उनके फादर आरोपी हैं, राइट। ठीक है, सन्नी मारवा आरोपी नंबर 13 सीबीआई के, उनके फादर बैठ के कह रहे हैं कि 253 करोड़ दिए, कईयों को 150 करोड़ दिए, 500 करोड़ तक दे रहे हैं। फिर वो कह रहे थे जितना बेचना है बेचो, अपना प्रॉफिट कमाओ। अब ये इसमें क्या गलत है, क्या स्टिंग में क्या गलत है, क्या खामियां हैं जो आप बताएंगे, या फिर सही है? देखिए सबसे पहले तो ये भारतीय जोक पार्टी के बड़े बड़े जोकर्स जो ना, बिगेस्ट जोकर्स जो है ना, जो आज बोल रहे हैं जिस तरीके से, उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप अगर कोई तथ्य है तो सीबीआई बैठी हुई है, आप उनको सारे के सारे आप फैक्ट बताइए ना, क्या क्या है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हाँ। आप उसके पास जाकर के उसको, आपके पास है वो तो आपके हाथ में ही है, आप तो मैनिपुलेट कर चुके हैं कई बार। आप जाकर के जरा उनको बताइए ना कि ये स्टिंग ऑपरेशन के अंदर ये बात की गई है, और ये जो इसमें सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भारतीय जाहिल पार्टी जो है अपने नेताओं को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उनकी खुद की हंसी उड़ाई जा रही है। आज आप देखिएगा पूरे देश के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको तो उन्होंने पूरा दरकिनार कर दिया है। जो हमारे देश के अंदर जरूरत ही नहीं है जिन सबको बात करने की, और उसके ऊपर हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बात कर रही है, और उसका जवाब आप ले लीजिएगा। ये जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, उसके अंदर जो बातें की गई हैं, वो सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी की है। उसके अंदर 144 करोड़ 30 करोड़ उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एलजी साहब ने 3 बार उस पॉलिसी को मॉडिफाई करके भेजा है और फिर अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद ही एक्शन लिया गया है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन क्या किया उसके बाद, जब एक बार अंजना ये तो पैसा लेने की बात हो रही है, पॉलिसी के बाहर की बात हो रही है। सुनिए, ये पैसा जो बोल रहे हैं ना कि इतना पैसा लिया, इतना 253 करोड़ 50 करोड़, आप ये बताइए देश की सबसे बढ़िया आबकारी पॉलिसी आम आदमी पार्टी और मनीष जी ने तैयार करके रखी थी, उससे देश को, दिल्ली को कितना फायदा, 3,500 करोड़। देखिए वो क्यों वापस की अंजना जी, आपको पता है क्यों वापस की गई है? इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया था कि वो जो आने चाहिए थे, जो सप्लायर जो देने थे, जो गवर्नमेंट को हटाने के बाद जो प्राइवेट को दी गई थी, वो सारी की सारी जो है उसके अंदर इतने अड़ंगे लगा दिए गए कि वो काम ही नहीं कर पा रहे थे, और बेचारे वो उनको विड्रॉ करना पड़ा। जब विड्रॉ करना पड़ा, जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा था, उसके अंदर उन्होंने जो जमा किया था एडवांस, उसको वापस किया 144 करोड़। और वो सिर्फ इस वजह से कि एलजी साहब ने फिर 3 बार के बाद अप्रूवल करने के बाद चेंज कर दिया फिर, और उसके बाद फिर कितने ज्यादा चेंज करने की कोशिश की गई उस पॉलिसी को। क्यों? सबसे बड़ी बात मैं अंजना जी बताना चाहूंगा, उसके सबसे बड़ा जो अंडरलाइंग रीजन है वो ये है कि हरियाणा और यूपी के जितने भी लोग थे वो दिल्ली आकर के वो लेके जाना शुरू कर दिए थे शराब, और उनका जो माफिया गैंग था वहां एनसीआर के अंदर, वो खत्म हो रहा था, उनके पास पैसा आना खत्म हो रहा था। और दिल्ली के अंदर दिल्ली से शराब खरीदने, बिल्कुल दिल्ली के अंदर हजारों लीटर्स क्रेट्स में लेके गए, इसलिए उनको परेशानी हो गई कि हमारा पैसा वहां भी खत्म हो गया, और दिल्ली के अंदर हम जो 2 नंबर का पैसा कमाते थे तो गवर्नमेंट शॉप वो भी बंद हो गया। तो ये सारी चीजें पैसे का खेल है, करप्शन का खेल है। जब बंद हो गया सब, तो सर हमें जो है ना, तो क्या करेंगे? डिस्काउंट दे रहे थे, आधा प्राइस पे मिल रहा था, तो सब। देखिए, मैं इंजीनियर हूं अंजना जी, और मैं कॉन्ट्रैक्ट बहुत डील कर चुका हूं। कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहां पर की जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कितना फायदा हो रहा है। 10,000 करोड़ का अगर बिजनेस हो रहा है तो 3,500 करोड़ दिल्ली की सरकार के पास आने थे, और वो आ रहे थे पैसे। इनके पास जो 2 नंबर के पैसे थे वो बंद हो गए थे आना, इस वजह से ये सब कुछ सारी चीजें जो उन्होंने की है ना, ये जो जिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसी वजह से। की बात का जवाब ले रही हूँ, आपका 2 नंबर का पैसा बंद हो गया था, हरियाणा वगैरह के जो शराब माफिया थे, ये जो बीजेपी और कांग्रेस का, दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि इतने सालों से पैसा आ रहा था, वो पैसा बंद हो गया। अच्छा ठीक है, एक तो आपका वो पैसा ब्लॉक हुआ, फिर जो ड्रग माफिया चलते हैं हरियाणा और अन्य स्टेट्स वाले, उनके खरीदने वाले शराब यहाँ दिल्ली आ रहे थे, इसलिए। लेकिन इसका भी जवाब देने से पहले मुझे ये बताइए सुधांशु जी, एक तो ईडी, सीबीआई, आईटी, ऊपर से बीजेपी ने अपना इन्वेस्टिगेटिव विंग खोल लिया लगता है। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन सर? बैठ के गाड़ी में सामने से अच्छे से शूट हो रहा है सर, स्टिंग क्या है इसमें? बीच बीच में रूफ दिखा रहे हैं, फिर चेहरा दिखा रहे हैं, फिर ऊपर पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अकील खान साहब जोशो जनून में जाहिलियत की बात करते करते क्या बोल गए जनाब।
कि अगल बगल की जगह से आकर सब शराब यहीं से खरीद रहे थे। मतलब दारू की गंगा बह रही थी यहां पर। उसके बाद ये भी बोल गए कि नंबर 2 का पैसा खत्म हो गया, यानी मान लिया कि नंबर 2 का पैसा जा रहा था। सब दारू के बिजनेस में नंबर 2 का पैसा होता है। बीजेपी कांग्रेस जनाब आप क्या बोलते चले गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा। और यह भी याद करिए, 100 बातों की बात तो मैं मान लेता, भारत के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली ये कहा था, कोई आपसे पैसा मांगे जी तो ऐसा करिएगा जी, स्टिंग कर लीजिएगा जी, और स्टिंग करके हमको दे दीजिएगा जी। तब ये कहा था कि इसको वेरीफाई करवाइएगा, इसको ऑथेंटिकेट कराइएगा, नहीं तो आज माफी मांगिए कि अरविंद केजरीवाल ने वो बचकाना बयान दिया था, हम माफी मांगते तब हम आपके तर्क को मानने सुनने को तैयार हैं। अन्यथा जिसने खुद करवाइए सर, आई चैलेंज इसकी पूरी इंक्वायरी करवाइए आप ये कहे हम लोग मैं आपसे जवाब लूंगी। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, मैं आपकी बिल्कुल शांति से सुनता रहा। जरा अपने अपने टर्न पे बोलिए कृपया। आप जाहिल जलील जो भी कहते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा, अब आप अपने टर्न का इंतजार करिए। ठीक, अब मैं कह रहा हूं, और जनाब आपको तो क्या कहा जाए, अन्ना के आंदोलन से निकले हुए, स्वराज किताब में ये लिखने वाले कि शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे और अगर खोला हो जाएगा तो जहां 90% महिलाएं उस क्षेत्र की लिखित में वो देंगी अनुमति तब होगा। और वो आज कह रहे हैं, उनके समर्थक आज कह रहे हैं, हमने तो इतनी शराब की गंगा बहा दी थी कि अगल बगल से लोग आने लगे थे। और फिर जाकर बापू की समाधि पर, यानी जो शराबबंदी के लिए जीवन भर वो लगे रहे और जिनका जन्म जयंती पूरे देश में ड्राई डे होता है, दारू के आरोपी जाकर बापू के राजघाट पे जाके अपनी सफाई दे रहे थे। जनाब आप लोगों की जलालत तो इतनी हो गई कि एलजी का नोटिस आया है ना, अभी अंजना जी ने बोला था नोटिस का पेच आ गया है। मैं यहां पे थोड़ा संशोधन वाक्य को थोड़ा बदलता हूं, नोटिस का पेच नहीं, नोटिस की फांस आ गई है। और ये फांस, गले की फांस 4 बार तो बन चुकी है। 4 बार अपमानजनक बातें निराधार फर्जी आरोपों में करने में अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग चुके, मनीष तिवारी जी से माफी मांग चुके। और अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत था, अगर इसमें गलत है तो प्लीज भेजिए नोटिस और ये कहिए कि मारवाड़ जी अरे भाई सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे सवाल का तो सर आपने जवाब ही नहीं दिया। और फिर ये कह दीजिए कि अगर जरूरत पड़ेगी, एक मिनट, अगर जरूरत पड़ेगी तो मारवाड़ साहब ये कह दें कि हम अपना नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार है। बोलिए ना, कट्टर ईमानदार है ना, तो कट्टर ईमानदार काहे नहीं बोल रहे हैं? कहां से नार्को ले आए सर? पहले तो बताइए ये स्टिंग ऑपरेशन कैसा है, एक बार स्टिंग ऑपरेशन का थोड़ा विजुअल दिखाइए। ये क्या स्टिंग ऑपरेशन है सर? पीछे से बैठ के कौन सा आदमी ऐसे मुड़ के अच्छे से पूरी बात बता रहा है, कहानी सुना रहा है? स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दिखाइए। एक ऐसा स्टिंग है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे मामला क्या हुआ। मतलब इसका स्टिंग ऑपरेशन भी जब कोई करता है तो फिर बताता है ना। अंजना जी, आज तक जितने भी हुआ, किसी और का हुआ, आज तक जितने स्टिंग हुए हैं, ये देखिए पीछे मुड़ के, नहीं आज तक जितने स्टिंग हुए सब में बोलने वाला ऐसे फ्रीली बोल रहा था। वो कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में रहता है कि उसकी आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रही। एक नहीं, आपने 4-5 दिखाए, 100 से ऊपर स्टिंग हुए जिसपे लोगों को सजाएं हुई है। इसको नौटंकी कह रहे हैं सुधांशु जी। और मैं तो इनके लिए कह रहा हूं ना, हम स्टिंग की क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कह रहे हैं। ये तो ये कहते थे ना स्टिंग करिए, और ये इनका आधिकारिक बयान था बतौर मुख्यमंत्री। तो आज उसके लिए माफी मांग ले, तब हम इनसे डिस्कशन करने को तैयार है। पर ये तो इनएडमिसिबल है सर। तो आपने सीबीआई, आईटी और ईडी की कोई मदद तो की नहीं। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे हैं कि उनके पास तो और भी बहुत सारे स्टिंग है, कह रहे हैं कल हम दे देते हैं 10 स्टिंग, आप लोग चलाओ। हासिल क्या हुआ? नहीं, हम तो इनसे कह रहे हैं ना, अगर ये बात स्टिंग के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं तो अपने उस बयान के लिए माफी मांग ले जो मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि स्टिंग किसी को ऐसे नहीं देना चाहिए, तब हम डिस्कशन करने को तैयार हैं। खुद ही कहते हैं स्टिंग कर लेना चाहिए और खुद देख के बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, मनीष सिसोदिया आज ये बात बोल रहे हैं कि हमने दर्जनों स्टिंग कर रखे हैं। एक मिनट, वो सरकार की कैपेसिटी में कर रखे हैं कि आम आदमी पार्टी कैपेसिटी में? जवाब दें पहले, किस कैपेसिटी में कर रखा है? ठीक है, अगर सरकार कैपेसिटी में कर रखा तो पुलिस तो इनके पास है नहीं। ठीक है, एक बार सैयद अब्बास जी को बोले। सैयद अब्बास जी क्या गलत है, क्या गलत है? हाँ, वो बता रहे हैं, तमाम बातें बता रहे हैं। और ये आदमी तो दिख रहा है, सनी मारवा है ना, आरोपी नंबर 13 सीबीआई में, उनके फादर हैं ये कुलविंदर मारवा, और ये साफ कह रहे हैं पैसे की बात। तो क्यों इसको गंभीरता से लिया जाए? जी,
मैं सुधांशु साहब के साथ बस 10 मिनट पहले था एक और चैनल पर, वहां पर भी ये वही बता रहे थे। मैंने एक छोटी सी चुनौती दी इनको कि आप भाई साहब बता दीजिए, एक फॉरेंसिक सर्टिफिकेट लाइए या कोई न्यूज एजेंसी के साथ किया। चलिए मान लेते हैं अगर मीडिया एजेंसी जैसे आज तक है स्टिंग ऑपरेशन करे, क्रेडिबिलिटी है। यहां पर हुआ क्या है अंजना जी, इन्होंने खुद शूटिंग की है, इन्होंने खुद अपलोड किया है, बीजेपी के हैंडल पे अपलोड है, शूटिंग इन्होंने की है, क्लियर फेस क्लियर कैमरा। ये किस तरह का स्टिंग ऑपरेशन है? मैं समझता हूं कि भाजपा को पहले समझना चाहिए स्टिंग ऑपरेशन के बाद में आप जितनी चाहे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो आपके नियम से मिस्टर सैयद आपके नियम से तो फिर उपराज्यपाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी एक राजनीतिक पार्टी है, आप मतलब आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है। उन्होंने भी बिना प्रमाण के तमाम आरोप लगा दिए हैं, उन्होंने भी बिना प्रमाण के तमाम बातें कह दी है। अब वो जब तक जांच नहीं होगी, आप ओनस डाल रहे हैं उसी पर जो आरोप लगा रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी स्थापित करे, उन्होंने एक स्टिंग किया है, सामने किया, आपने भी तो इससे पहले किया था, तब भी हमने आज तक पे दिखाया था। अंजना जी, चाहे वो उपराज्यपाल हो या सीबीआई हो या फिर ये इनका फैब्रिकेटेड जो एक वीडियो प्रूफ या एविडेंस की तौर पर दिखा रहे हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं समझना चाहूंगा कि अगर भाजपा की कोई भी क्रेडिबिलिटी है तो कोई न्यूज एजेंसी होती वहां पे, खुद भाजपा करे। अभी समझिए, मैं खुद एक वीडियो चला सकता हूँ, कोई भी बीजेपी का नेता या कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी कुछ भी कहे, उसका आपका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट उल्टा बैठ रहा है। मैं जवाब दूं। आपका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ही उल्टा बैठ रहा है। आप वही कर रहे हैं, आप वो करने को कह रहे हैं, सर्टिफिकेट कहाँ है इनके पास? आप वो करने को। ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। देखिए अब्बास साहब, सैयद अब्बास नहीं है आपका सैयद अब्बास साहब, अरे आम आदमी पार्टी तो मैं क्रेडिबिलिटी पे पहले एक वाक्य बोलना करने को कहती है। बोलिए मिस्टर एक मिनट त्रिवेदी। सैयद अब्बास साहब, मैं क्रेडिबिलिटी के मुद्दे के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, उसे पर्सनल मत लीजिएगा। वैसे नीति ये कहती कि एक चैनल पर बैठ के दूसरे चैनल की बात नहीं करनी चाहिए, पर 10 मिनट पहले आप जिस चैनल पे थे उसमें आप आम आदमी के प्रवक्ता के रूप में बैठे थे, यहां आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं। अब क्रेडिबिलिटी आप बता दीजिए आपकी क्या है, पॉलिटिकल एनालिस्ट की है या आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि की है? अब मैं आता हूं मुद्दे पे, खैर वो छोड़िए उस विषय पे, अब आता हूं मुद्दे पे। मुद्दे पे मेरा ये कहना है, आपकी सारी लाइन ऑफ आर्गुमेंट के लिए हम सिर्फ 2 बातें मानने को तैयार हैं। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं किसी के में नहीं बोलता बात साहब। अब देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे बार बार कि अगर आपको लगता है कि कोई भी हर स्टिंग वैलिड नहीं होता है तो पहले उस बयान के लिए माफी मांग लीजिए और उसके बाद नोटिस भेज दीजिए। जैसे एलजी ने हम लोगों ने भेजा है, एलजी ने भेजा है, वैसे आप हम लोगों को नोटिस भेज दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या समस्या है? कट्टर ईमानदार है ना, तो डरते क्यों? मैंने तो कहा नोटिस भी भेजिए और दावा भी कर दीजिए कि जांच करा लें, फोरेंसिक जांच भी करवाने। एक साथ में जो उन्होंने दिया है नोटिस ना, उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे भारद्वाज जी ने साफ साफ बताया था, पूरा कंप्लीट जो रिटिन में उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस थे उसके बारे में पूरा बताया था कि जो पैसा जो है हवाला, जो पैसा 2 नंबर का पैसा जब जो नोटबंदी के टाइम में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो पैसे का पूरा डिटेल का और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे पूरा बाकायदा राइटिंग में था, पूरा डिटेल था उसके अंदर, और उसके पेश करने को तैयार है। राइटिंग और वीडियो दे रहे हैं। देखिए वीडियो जो ब्लैक एंड व्हाइट, अंजना जी ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में शो किया उन्होंने, एक पेज का मतलब पढ़ के सुनाया था उन्होंने, क्या क्या उसके अंदर डिटेल दिए थे, जो मतलब नोटबंदी के अंदर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने कैशियर्स को और अपने लोगों को कि भाई आप जो है पैसा लाके आपको देना पड़ेगा और नहीं तो आपकी अपनी नौकरी खतरे में। ये पूरा कंप्लीट डिटेल उन्होंने दिया था और उसको चैलेंज कर रहा है। ये आपने जितना भी किया है ना, जो नोटिस दिया ना, ये सब फेक साबित होंगे, ये हमारा चैलेंज है सुधांशु जी। इसके अलावा जो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि माफी मांगनी चाहिए, मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तो 500-600 ऐसे आरोप हैं जिसके ऊपर बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे देश के अंदर आपने कितना, सबसे बड़ा जो आपने झूठ बोला देश के साथ 15 लाख रुपए का, कहां है उसके लिए माफी? आप ये बताइए, देश के लोगों को आपने कितना गुमराह किया, लोगों ने अपना कितना सब कुछ लुटा करके पैसा लगा करके बीजेपी को शासन में लाए। उसके बाद उन्हें जो है आपने 15 लाख क्या 15,000 भी नहीं दिए, वो हो गया। उसके अलावा आपने जो वादे किए हैं 2 करोड़, चुनाव वो जीत गए,
उसके बाद एक और चुनाव जीत गए। देखिए कहां पहुंच रहे हैं, डिरेल हो जाएगी बहस। एक बार अजय आलोक जी बोल रहे, सुधांशु जी तुरंत होगी। वो मैं खुद इंजीनियर हूँ, उसके पूरा दुनिया के अंदर। सर एक शो में कितनी बार बताइएगा कि आप इंजीनियर हैं, वो तो हम समझ गए। इंजीनियर बोलिए तो लिख दें आपके नाम के साथ, एक एक करके बोलते हैं, चिल्लाइए मत। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जो इंजीनियर है ना वो पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, और वही हमने सीखा अपनी लाइफ में। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ करके मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था, वहां पर भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली। लेकिन उस बात की जरूरत है आज देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइम मिनिस्टर जैसी एक जो पोजीशन है उसकी इज्जत की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपनी बात को रखने के लिए जो एनवायरमेंट जो उनको मिला है पावर, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करके, झूठ ना बोल के देश की जनता को, देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है और इतने सालों से हो रही है। अकील खान आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज मेरे बोलने पर थोड़ा रुक जाइए सर। ऐसा थोड़ी कि भाषण आपका यहाँ पे चल रहा है। बोलिए। रुकिए, फिर जब बोला जाए कि दूसरे को बोलने दीजिए तो थोड़ा सा पॉज देना पड़ता है। भाषण थोड़ी चल रहा है सर। अजय आलोक जी छोटा सा रिस्पॉन्स इनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि जिस ताकत के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, अब वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, न सिर्फ लोगों के खिलाफ बल्कि राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ। उसी का एक एक्सटेंशन ये भी है। ये इनका आरोप है। जवाब दीजिए अजय भाई। अंजना जी, ये अवधारणा एक चीज होती है जिसको ये लोग कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। अभी देश में क्या अवधारणा हो गई है कि सरकार चलाने की नहीं, सरकार बचाने की कोशिश हो रही है। चाहे दिल्ली हो जाए, झारखंड हो जाए, बिहार हो जाए, सब सरकार बचाने की। क्यों? कोई नहीं कह रहा बहुमत साबित करो। जबरदस्ती शराबबंदी के मामले पे बहुमत लगे साबित करने। कहते प्रधानमंत्री के पद की इज्जत नहीं की। दिल्ली के हाउस को, फ्लोर ऑफ द हाउस को यूज किया प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए। प्रधानमंत्री की भर्त्सना की गई। ऐसा कभी होता है क्या? तो राइट है। तो ये परसेप्शन का खेल तो ये फेल कर रहे हैं खुद ही। आज चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। भैया एक मिनट बीच में मत बोलिए, आपको हम लोग सुन रहे थे। आज एक स्टिंग हुआ है। स्टिंग में दिखाया जा रहा है व्यक्ति मारवा जी के पिता है। ठीक है, ये बात भी सीबीआई देखेगी। आप उस बात का जवाब दीजिए ना कि वो बात जो कह रहा है वो सही है या गलत है। आप स्टिंग पे चिल्ला रहे हैं कि स्टिंग नकली है, स्टिंग फर्जी है, बीजेपी ये कर रही है, पहले उसका इंक्वायरी कर्म तो आपके हैं सरकार। देश में मैसेज यही जा रहा है, फिर बीच में बोलने लगे। कर्म आपके हैं, देश को जवाब आपको देना है। और मजबूती से सरकार की बात कर रहे हैं, तो जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में आई, उससे ये हरकत अपेक्षित नहीं है। फिर पीएम को जवाब नहीं देना। इसीलिए सरकार की मजबूती की बात आप ना करें। क्या जरूरत था आपको? क्या जरूरत था आपको 62 एमएलए लेके जबरदस्ती एक दिन का सत्य बुला के बहुमत साबित करने का और झूठ मूठ का ड्रामा करना 800 करोड़ का? क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? ठीक है, अब जवाब बिल्कुल जरूरत थी। देश की जनता बिल्कुल जरूरत थी। क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन तीनों जगह आपने जो जिस तरह से मैनिपुलेट करके और करोड़ रुपए बांट करके जिस तरह से चेंज किया है, वो भी पैसा जीएसटी और हमारा जो बैंकों में पैसा उसको इस्तेमाल करके आपने पूरे देश के अंदर जो माहौल पैदा किया है, कितने 800 करोड़ रुपए जो आपने इन्वेस्ट करके जनता के पैसे और जनता की सरकार को आपने बदलने का काम किया है। वो उस काम को काउंटर करने के लिए ये जरूरी था कि हम प्रूफ कर दें कि दिल्ली के एमएलए बिकाऊ नहीं है, एक भी नहीं बिका है। इसलिए वहां पे विश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसको प्रूफ कर दिया गया कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है। और इस तरह की बात आप आगे भी करेंगे ना। वहां बिहार में भी आपका यह हाल हुआ है और पूरे देश मन को में आप चोर होता है तो यही होता है। पूरे देश के मन में चोर होता है तो यही होता है। सबको पता चल चुका है और देश के प्रबुद्ध नागरिक और जनरल नागरिक और जो आम आदमी है सबको यह पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है, भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है। और आज जो है भारतीय जोक पार्टी बन चुकी है। देश के अंदर जो जोकिंग आप कर रहे हैं, नोटंकियां कर रहे हैं ना, इससे देश का कोई भला नहीं होने का है। सर सुधांशु जी, आप रिस्पेक्टेबल प्रवक्ता हैं, आई रिस्पेक्ट यू। आपको इस बात का सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर आज जो परिस्थितियां हैं, जो पूरे विश्व के अंदर हमारी जो पोजीशन खराब हो रही है और हमारे देश के अंदर जो हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों आप अगर एनालिसिस करें तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। डर का माहौल, नफरत का माहौल पूरे देश में फैल रहा है। क्या आप ये चाहेंगे कि हमारा देश इस तरह से तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को देश के अंदर जो पोजीशन आ रही है उसको जरा कंट्रोल करें, उसको पॉजिटिवली और सच्चाई के साथ किसी प्रकार की, अरे भाई अब आप काफी बोलिए। देखिए, किसी प्रकार की नाटक नौटंकी की बात नहीं, तथ्यात्मक बात है जो डॉक्टर अजय आलोक ने कही।
आप क्यों नहीं ईमानदारी से आके कह देते दृढ़ता के साथ स्टिंग और नो स्टिंग? मारवा जी ने यह नहीं बोला है और ना ऐसा कुछ हुआ है, चाहे स्टिंग हो या ना हो, यह बोलने में क्या समस्या है? और नौटंकी जानते किसे कहते हैं अकील खान साहब? जब ये आम आददमी पार्टी बनी थी, अरे भाई क्या तरीका, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, कोई नहीं बोल रहा था आपके वो बीच में, अपने टर्न का इंतजार करिए। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जानते नौटंकी किसे कहते मान्यवर? जब ये बनी थी पार्टी तो एक टोपी पहनते थे, क्या लिखते थे उस पे? मुझे चाहिए जन लोकपाल, दे दिया लोकपाल। कहते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है इस्तीफा देके लोकपाल को दे दो, बना दिया लोकपाल 8 साल में। और छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल था, आम आदमी पार्टी के अंदर पार्टी का लोकपाल एडमिरल रामदास, जैसे ही केजरीवाल जी के खिलाफ एक सवाल पूछा बाहर, और अब वो टोपी भी गायब। फिर एक और नारा लगाते थे, हमें चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, कहां गया? अच्छा चलिए वो तो अलग बात है। उसके बाद कहते सारी संसद चोर है, सब बेईमान है जी, कसम खा के कहते किसी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस समझौता नहीं लेंगे। और क्रेडिबिलिटी क्या होती है? शीला दीक्षित जी के खिलाफ कहते थे बक्सावर सबूत है, पूरे टेम्पो के पीछे लिखा रहता था चोर या बेईमान, ईमानदार या बेईमान। और जब सरकार बनाई और हम उस समय हर्षवर्धन जी ने पूछा, कहते सबूत लाइए, चलिए ठीक है, तब कांग्रेस के समर्थन से थी। 8 साल में क्या कार्रवाई की? जितने आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, क्या कार्रवाई की? इसे कहते हैं लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, इसे कहते हैं नौटंकी। यही समस्या आपके साथ होती जा रही है। और जो लोग स्वराज और स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, वो आज शराब में आकंठ डुबो दिए दिल्ली को, और उसमें भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह जाके। और जो अजय आलोक जी ने सही कहा, अच्छा चलिए, आपको एक दौर में 67 सीटें मिली थी दिल्ली में और 62 सीटें मिली थी। भारत के इतिहास में किसी पार्टी को इतनी सीटें मिली हो तो बताइए। 96% बहुमत किस पार्टी को मिला? उसके बाद बहुमत साबित करने के लिए लगे, अरे भैया 90%। और क्यों? ये बिकने का डर जानते क्यों? आपकी पार्टी के विधायक एनडी शर्मा ने खुद आरोप लगाया था 2015 में कि 20-20 करोड़ रुपए देके केजरीवाल जी टिकट बांट रहे हैं। हो सकता आपने करोड़ों रुपए देके टिकट बांटे हो तो आपको डर लगता होगा कि विधायक पता नहीं इधर उधर चले जाए। ये हमारा आरोप नहीं है, ये आपकी पार्टी के सदस्य का आरोप है। शराब पे हमारा आरोप नहीं है, अन्ना जी का आरोप है। इसलिए हमारे आरोप का जवाब मत दीजिए अपनी पार्टी। और आपकी पार्टी के संस्थापक सदस्य का विश्वास इस कदर डिग गया है कि उसने यह तक कह दिया कि आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं। यह हमारा आरोप नहीं है, आपके संस्थापक कुमार विश्वास। उसके बाद तो पंजाब आम आदमी पार्टी जीत गई। हमारे आरोपों में कोई जवाब आपके मतलब जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था, उसके बाद वो पंजाब जीते। तो जनता के जिस मैंडेट का हवाला आप बहुत देते अच्छी हैं, बात कही, इसीलिए आपने देखा आप भी तो जनता के मैंडेट का ही हवाला देते हैं ना। एक मिनट, नहीं मैं भी आ रहा हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आम आदमी पार्टी जीत गई और देखिए 38 साल में पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी इतना ज्यादा जलवाए जलाल से मनाई गई जितनी कभी नहीं मनाई गई। इसी साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपकी स्मृति में कभी हो 25-30 साल में इस ढंग से ऑपरेशन ब्लू स्टार का जश्न मनाया गया हो उस जमाने का? तो बता दीजिएगा। यही तो हुआ। इनकी सरकार आपने जन लोकपाल की बात की, अरे जो कहा था वो ठीक है। सुधांशु जी, जन लोकपाल सत्येंद्र जैन अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं, कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो ऐसे में तो आप लोग कहते थे ना, जब आपने तो मुझे आने से पहले यहाँ स्टूडियो में पहली बार आपसे मिली, आपने कहा कि मैं अन्ना के आंदोलन के वक्त से पार्टी के साथ हूं, मैं काम कर रहा हूं अरविंद जी के साथ। तो टोपी पे क्या लिखा रहता था? मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। और क्या केजरीवाल का अर्थ था तब? जन लोकपाल बिल लाना। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना। कहां रह गया सब? जन लोकपाल बिल पास करके एलजी के पास कब से पड़ा हुआ है? सुधांशु जी बताइए जरा, कितने सालों से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, ये आप बताइए मुझे। देश को आप गुमराह मत कीजिए। जन लोकपाल बिल पास करके फौरन पास करके भेजा गया था, अभी तक एलजी ने उसको क्लियर नहीं किया है। इसके अलावा पूरे देश तो आप पूरे देश के अंदर रूल कर रहे हैं सर। आपने क्या किया जन लोकपाल के लिए? जन लोकपाल बिल के अंदर जो जो कंडीशंस थी ओरिजिनल, उसको आपने चेंज कर दिया और उसके अंदर बिल्कुल उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि देश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस वक्त हो चुकी है। और ये आज तक नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर के एमएलए को इस तरह ओपनली खरीदारी कर करके। और शिंदे का जो ऑपरेशन है ना, वो भी दिल्ली के अंदर कोशिश की आपने। उसके पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आपने किया। ये देश की जनता देख रही है सर। आप कुछ भी कर दीजिए, किसी भी तरह का आप अपना मीडिया इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, जो सच रहेगा वो सच सामने आएगा। ये आप एक बात नोट कर लीजिए, आपकी जो पॉलिसी है ना कि
100 बार किसी झूठ को बोला जाए तो वो सच हो जाता है। ये पुराने जमाने की बातें हो चुकी हैं। सोशल मीडिया और मीडिया बहुत अलर्ट है। आपकी जो भी झूठ होगी ना वो जनता के सामने आएगी और आ रही है और आ चुकी है। सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। हमारा देश कहां जा रहा है और हमारा जो आर्थिक विकास है वो किस तरह गड़बड़ा चुका आज के देश में पूरी तरह। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आर्थिक विकास की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ा आपने, उसको थोड़ा सा उसको कम से कम ठीक करने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, बहुत कई दिनों से नहीं आ रही है, तो उसको जरा ध्यान में रखिए आप कि उस नींद को आप और नहीं तोड़िए। आप सब लोग बीजेपी के लोग जरा इस बारे में ध्यान रखिए। आपके प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब सुधांशु जी, इसके बाद सैयद साहब और अजय जी आपके पास आऊंगे। बस छोटा सा, बस सिर्फ 2 लाइन, ज्यादा नहीं। इन्होंने जो बात कही झूठ पे तो सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं, बात ही खत्म हो गई है। ना हमारी ना आपकी, जनता को अपना अपना निर्णय लेने दीजिए। दूसरा, आपने कहा सामाजिक ताना बाना, गजब है साहब। आप ही के तो थे ताहिर हुसैन पार्षद, जिनकी छत पे हथियारों का जकीरा, और आप क्या मामूला विधायक, जब औरंगजेब के नाम की सड़क बदलने के बाद साथ रहेंगे। मनीष सिसोदिया शाहीन बाग में है। और तो बताइए, दंगे के मुख्य आरोपी आपकी पार्टी के नेता और ताने बाने का भाषण हम पे। अच्छा सर, बहस का आपको नियम नहीं पता है क्या? क्या देखिए अंजना जी, ये गलत बात है सर, आपको बार बार अंजना जी थोड़ा मर्यादित बहस करिए। अकील जी क्या है, आप सबके में लगातार बोल रहे हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आपको समझ में आता है कि सब सुन रहे हैं आपको। ये नियम होता है बहस का, ठीक है? आगे से इसको मानेंगे, इधर देख के बोलिए, मानेंगे, बीच में मत बोलिए। नहीं, कई बार होता है ऐसा कि आपको ऐसा नहीं होता है, नहीं तो जो होता है उसको यहाँ मत कीजिए। हाँ, बाकी जगह होता होगा सर, आज तक में नहीं होता है, यही प्रॉब्लम। ठीक है, होता है। ओके सर, मिस्टर त्रिवेदी। हाँ, मैंने तो सिर्फ 2 ही लाइन बोलनी थी। झूठ के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में 4 नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की माफी मांग चुके हैं। और सामाजिक ताने बाने में इन्हीं का पार्षद था जिसके छत के ऊपर हथियारों का जखीरा मिला था, दंगों का मुख्य आरोपी था। वो लोग आके ताने बाने की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शाहीन बाग हमारे दिल में है। और झूठ का तो प्रमाण यह है अकील साहब, अप्रैल 2021 में आम आदमी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बच्चों का वैक्सीन हमने विदेश भेज दिया। अप्रैल 2021 से भारत छोड़िए, दुनिया में बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था। सिंगापुर के बारे में आके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आम आदमी पार्टी ने, जिस जमाने में इन्होंने सिंगापुर वैक्सीन बोल दिया था, सिंगापुर सरकार ने आपत्ति की तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा बयान नहीं है। तो कहते सिंगापुर से आपको होगा प्यार, हमें सिंगापुर से कोई लगाव नहीं है। और खुद अभी 1 महीना पहले सिंगापुर में मेयर की बैठक में जाने के लिए बतौर मुख्यमंत्री तैयार थे। और चूंकि मेयर की बैठक में सीएम नहीं जा सकता तो सरकार पे आरोप लगा रहे थे, मुझे सिंगापुर जाने नहीं दिया। सिर्फ 4 फैक्ट मैंने रखे हैं, इससे आपका झूठ, ठीक है, चारों पर आपका जवाब। वैक्सीन के ऊपर सबसे पहले बोलना चाहूंगा सुधांशु जी, आपको तो याद होगा वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने विदेशों में वैक्सीन भेजनी शुरू कर दी थी, अपना जो है ना, अपने आप को विश्वगुरु साबित करने के लिए विदेशों में। और हमारे देश के अंदर लोग मर रहे थे, उसकी कोई रिपोर्टिंग जो है ना प्रॉपरली नहीं होने दी। आज देश के अंदर जो है 50, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फिगर है 47 लाख। दिल्ली की ठीक से हो रही थी रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अरविंद जी ने ही फ्री की, सबसे पहले अरविंद जी ने फ्री की वैक्सीन दिल्ली के अंदर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को होश आया नहीं, मुझे भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर उसमें उस वक्त हो चुकी थी और कई लोगों की मौतें हो गई थी। उसको रिपोर्ट भी प्रॉपरली नहीं किया गया था, उसको कोरोना से कनेक्ट नहीं किया गया था। मौतें होती रही, सबको पता चला। और आप ये बताइए कि जगह नहीं बची, जलाने की जगह नहीं बची, उनको रेत में दफनाया गया। और पूरे विश्व के अंदर जब सब जगह जो है वैक्सीन के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा था, उस टाइम हमारे देश में 900 हजार रुपए लेकर के वैक्सीन लगाने का काम चल रहा था। अरविंद जी ने जब बोला कि नहीं, हम पूरे दिल्ली के अंदर फ्री वैक्सीन करेंगे, उसके बाद अरविंद जी के कहने के बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को होश आया कि नहीं, देश के अंदर वैक्सीन जो है इतने करोड़ों को लगानी है, उसके लिए पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त तक लाखों लोगों की मौतें हो चुकी थी जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी। बाकी और उसके बाद बोलना जल्दी बोलिए, WHO ने, दूसरी बात बताइए आप,
4 बिंदु उन्होंने बताए। बिल्कुल, मैं भी एक मैंने केवल बच्चों के वैक्सीन की बात आपने दंगे की बात की सर, दंगों की बात की, आप दंगों की बात सुन दीजिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, गुजरात के अंदर जो दंगे हुए हैं उसके अंदर तड़ीपार किसको नाम दिया गया था? भाई बताइए आप, सुधांशु जी, तड़ीपार किसको नाम दिया गया था? और उसके अंदर अभी बिल्किश बानो का केस है। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि एक बच्चे, छोटे 2 साल के बच्चे की हत्या की गई, एक प्रिंसिपल लेडी का बलात्कार किया गया, उसकी सजा दी गई 15 लोगों। मामला देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। बीजेपी के लोग उनको आज सवाल ये है कि स्टिंग जो है, स्टिंग एडमिसिबल भी नहीं है, कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं। बात करते हैं, प्रिसाइज बात पे जवाब नहीं दे रहे हैं, टू द पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय जी, आपको जवाब दिया सर। फिर एक सेकेंड, आपका नाम अजय है। बच्चे की वैक्सीन का स्टेटमेंट अप्रैल 2021 का है, पूरी दुनिया में बच्चे की वैक्सीन। ठीक है सर, वापस टॉपिक पे आ जाए मिस्टर त्रिवेदी, वापस टॉपिक पे आ जाए सर, बात खत्म। मिस्टर त्रिवेदी वापस टॉपिक पे आ जाए। अजय जी, टॉपिक पे आइए वापस, हम तो कहीं स्टिंग तो एडमिसिबल नहीं है ना, कमेंट लूंगी सबसे छोटा। अंजना जी को स्टिंग तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कोरोना काल की बातें हुई तो याद ताजा हो गई फिर से कि उस वक्त देश के सबसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री कोई था तो अरविंद केजरीवाल थे, जिनको टीवी पे चमकने के अलावा और जनता में भय फैलाने के अलावा कुछ नहीं। आपको याद है ना, दिल्ली के पास अब मात्र 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी, हमने केंद्र सरकार को कहा है जी, दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू की बेड खत्म हो गई है जी, हमने केंद्र सरकार को कहा है जी। सर वापस टॉपिक पे आ जाए, तरह से जनता में भय फैलाया इन्होंने वापस टॉपिक पे आ जाए। और बिहार के टॉपिक पे आ रहे हैं, बिहार यूपी के लोगों को जिस तरह से भगाया गया वो भी कोई भूला नहीं है, ये असंवेदनशीलता की हद थी। ठीक है, आज सिंपल बात है, परसेप्शन की बात है, किस परसेप्शन को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, किस परसेप्शन स्टिंग है, जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें। अंजना जी मैं बात करूं, स्टिंग हुआ है, क्या कहना है, हाँ या ना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, सर जी अंजना जी बस एक चेहरा पहचाना हुआ है, इसका बेटा आरोपी है, ये पैसे की बात कर रहा है, तो इस पर खुलकर जवाब क्यों नहीं होना चाहिए मिस्टर अब्बास? अंजना जी, अगर सुधांशु साहब फॉरेंसिक सर्टिफिकेट लाएंगे तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। उसके साथ मैं कुछ कहना चाहूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। अंजना जी, मैं अकील साहब और सुधांशु जी को बहुत लंबी देर से सुन रहा था। देखिए, भाजपा शिक्षा की बात करते हैं और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे। खुद अब एमसीडी के स्कूल्स हैं जो भाजपा के अंडर आते हैं, उसकी हालत देख लीजिए, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। उसके अंदर क्या हुआ, एक आदमी आया और 2 लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उस पर कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कर्नाटक में भाजपा कर क्या रहा है, 5 करोड़ का प्लेग्राउंड बनाता है, 3 करोड़ घूसखोर, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर सभी लोग जाकर मिले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से। उसके साथ साथ स्कूल में भी पंखा गिर गया, बच्ची को चोट। ठीक है, जल्दी से सुधांशु जी कंक्लूडिंग रिमार्क। कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि क्या परसेप्शन की इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये पूरी लड़ाई वो करना चाह रहे हैं, वही करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। पूरा सुबह से रात तक बीजेपी की फौज उतरी रहती है। अंजना जी, सिर्फ एक टेक्निकल बात कह रहा हूं, जिन सज्जन का नाम आ रहा है स्टिंग में जो दिखाए जा रहे हैं, उनसे आके बयान दिलवा दे कि मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला है, स्टिंग गलत है, सिंपल बात खत्म हो जाएगी। मगर हकीकत यह है कि आप शराब के नशे में इस कदर धुत हैं कि आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।